We are at Intizar Hussein's house in Lahore, the well-known columnist and writer of Urdu fiction, novelist. We will be talking to him about Urdu fiction writing and seeing how it has evolved over the last 60 years in Pakistan. Let's go see what Intizar Hussain has to say. Assalamu alaikum, Intizar Saab. It's an honor to speak to you. Thank you for joining us at Nilofar's Corner. Nawadish. Has Urdu fiction, since the past 60 years, has it evolved and integrated Pakistani local languages? देखिए बात यह है कि पाकिस्तान जब बन गया और हम लोग यहाँ जमा हुए और बाहर से भी आए, मुहाजिरीन आए और उन इलाकों से आए जहाँ की बोलचाल की ज़बान उर्दू थी, तो ये सवाल पैदा हुआ कि अब उर्दू को चाहिए कि यहाँ की जो ज़बानें हैं उनके असरात कबूल करे, उन्हें अपने ज़म करे अपने आप में। मुझे ये महसूस होता है कि पंजाबी के असरात उर्दू ने खासे कबूल किए हैं। अब दूसरे इलाकों के कितने असरात कबूल किए हैं मैं ये इत्मीनान के साथ नहीं कह सकता। जो आपकी राय में इन 70 साल में हमारी जो उर्दू अदब है और उर्दू फिक्शन राइटिंग है वो कैसे तब्दील हुई है? मुझे ये एहसास हुआ कि अब हमारे मौज़ूआत में तब्दीली इस तरीके से आई है कि अब हमारा मसला तारीख़ और तहज़ीब बन गया है, क्योंकि पाकिस्तान बनते ही ये सवाल पैदा हुआ और हमारे अदबी हलकों में सबसे पहले ये सवाल हुआ कि अब हमारी तारीख़ कौन सी है और हमारा किस तहज़ीब से ताल्लुक़ है, क्योंकि वो तहज़ीब जिस पर आप कहते थे कि ताजमहल जिसका बहुत बड़ा निशान है वो तो हिंदुस्तान में रह गया। अब हमारी तारीख़ क्या है और हमारी तहज़ीब क्या है, तो ये एक बहुत इस पर बहसें इंटेलेक्चुअल लेवल पर यानी बहुत इस्तेलाल हुए, बहसें हुई इस पर और फिर ये हमारे फिक्शन का मौजू बन गया। और इसमें सबसे नुमाइंदा नावल जो उस दौर का नुमाइंदा नावल है हमारा वो है कुर्रतुल हैदर का आग का दरिया। आग का दरिया मैं समझता हूँ कि वो इस बात की निशानदेही है कि हमारे फिक्शन का मौजू अब बदल चुका है। उर्दू हिंदुस्तान में भी बोली जाती है और वहाँ लिखते भी हैं, पब्लिश भी होती है और यहाँ भी। तो अब 70 साल के बाद फ़र्क क्या है, आप क्या देखते हैं? देखिए फ़र्क इस तरीके से पैदा हुआ, एक सतह पर तो यानी हिंदुस्तान में जो उर्दू में लिखा जा रहा है और पाकिस्तान में वो हम रिश्ता है, बहुत ही कॉमन मुश्तरक है हम। लेकिन फ़र्क यहाँ से पैदा होता है कि मसलन उनका माशरे की शक्ल बदल गई हमारे यहाँ। वहाँ तो मिला जुला माशरा अब तक मौजूद है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख हैं, ईसाई हैं। हमारे यहाँ रफ्ता रफ्ता ये हुआ कि खालिद मुसलमान माशरा बनता चला गया, तो वो जो मिला जुला माशरा जो है वो कहीं हमारी पिछली तारीख का हिस्सा बन गया, वो अब नहीं है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि वहाँ जमहूरी अमल मुस्तकिल चलता रहा है, हमारे यहाँ टूट टूट कर ये चला है, बीच में माशाल्लाह के ज़माने आ गए हैं, तो इसलिए हमारी माशरती सूरत हाल भी और माशरती सियासी सूरत हाल उनकी माशरती सियासी सूरत हाल से मुख्तलिफ हो गई। इसलिए जो फिक्शन यहाँ लिखा गया और वो फिक्शन वहाँ लिखा गया उसमें फ़र्क पैदा हो गया। अच्छा, पोस्ट 1971 जब हमारी कौम एक बार फिर से तकसीम हुई, उस पे कोई और वो भी ज़बान के ही ऊपर वो एक मसला था उर्दू और बंगाली के ऊपर, वो हमारे अदब पे कोई फ़र्क पड़ा है? जैसे हमारी सोच, हमारी जो राइटिंग और हम कुछ इस पे कुछ वो फ़र्क यूँ ज़्यादा नहीं पड़ा कि वो बंगला ज़बान बिल्कुल मुख्तलिफ ज़बान है उर्दू ज़बान से, और हमें उस वक्त भी ज़्यादा पता नहीं था बंगला में क्या लिखा जा रहा है। जो हमारा हम-असर अदब है उसकी इत्तला हमें बहुत कम थी। इसी तरीके से उर्दू में जो कुछ लिखा जा रहा था बंगला लिखने वाले जो थे उन्हें ज़्यादा खबर नहीं थी, तो इस तरीके से तो असर नहीं पड़ा। लेकिन एक तरीके से बहुत गहरा असर पड़ा और वो ये कि हमें अचानक एहसास हुआ कि भाई ये कौम जो थे वो तो एक मुल्क जो है दो टुकड़ों में बढ़ गया, बल्कि एक टुकड़ा जो है आधा पाकिस्तान गायब हो गया। तो ये जो एक ज़हनी सदमा था हमारे लिए, इसने हमारी तहरीरों पर असर किया। और इस मौजू पे लोग लिखते हैं? नहीं, कम लिखा गया, लेकिन मैं अपने मुतालिक कह सकता हूँ कि मैंने इस पर
یہ موضوع میرے لیے بہت بڑا تکلیف دہ تھا، تو میرا ناول بھی بستی جو زیادہ قابل قبول ہوا ادبی حلقوں میں، وہ بھی اسی حوالے سے ہے۔ میرے کتنے افسانے جو ہیں، مثلا شہر افسوس ہے، نیند ہے، ہندوستان سے خط ہے، کتنے افسانے ہیں جو اسی حوالے سے لکھے گئے ہیں۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے۔ دیکھیے میں اتنا عرض کروں کہ یہ سن 47 کے بعد کی صورتحال ہے، اور اس میں کچھ غلطیاں ہمارے سیاسی رہنماؤں کی ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا۔ سن 47 سے پہلے ایک عام تاثر یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمان جو ہیں ڈھاکے سے لے کر کلکتے سے لے کر پشاور تک وہ اردو کو اپنی زبان سمجھتے ہیں، لیکن سن 43 کے بعد یہ ہوا کہ جب ایک ملک بن گیا تو ایک تو یہاں علاقائی شعور اور اپنی زبانوں کا شعور ایک ساتھ اجاگر ہوا، وہ قدرتی تھا، اس میں کسی سیاست کا دخل نہیں تھا۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ یہاں جو برسر اقتدار طبقہ تھا اس نے یہ مسئلہ بنا لیا، اور اس کی دانش میں قومیت، پاکستانی قومیت کا یہ ہے کہ علاقائی رنگ کو دبایا جائے اور ایک قومی، ایک مضبوط، ایک فیڈرل انداز میں ہم سوچیں، اور تو اس لیے انہوں نے اردو کو بنگالی پر ترجیح دینی شروع کر دی۔ اچھا، اب یہاں یہ تقاضا ہو رہا تھا کہ آپ نے قومی زبان اردو کو بنایا ہے تو اپنے دفتروں میں رائج کریں، تو مغربی پاکستان میں انہوں نے رائج نہیں کی اردو، دفتروں میں اس وقت بھی رائج نہیں کی، اب بھی نہیں، لیکن وہ مشرقی پاکستان میں اسے رائج کرنے کے لیے بہت بے چین تھے۔ وہ کیوں؟ کالمنسٹ ہمیشہ لوگوں کی فیڈ بیک بھی ملتی ہے، سو آپ ذرا ہمیں بتا سکتے ہیں کہ پاکستانی آپ کو کیا رہے ہیں؟ کہ میں سیاسی کالم نہیں لکھتا، میرے کالم کی نوعیت یہ ہے کہ سماجی، تہذیبی، ادبی 25 سال تک میں لکھتا رہا ہوں، اور وہ بہت اچھا مجھے رد عمل آتا رہا، اور میرا خیال یہ ہے کہ میں جب چھوٹے چھوٹے موضوعات پر لکھ رہا ہوں، کہ مثلا ہمارے باس نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ کا ادبی حلقوں میں آپ کا کالم کتنا پڑھا جاتا ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بھاٹی گیٹ کے تھڑے پر آپ کا کالم پڑھا جاتا ہے یا نہیں۔ تو میں نے 1.5-2 مہینے میں یہ محسوس کیا، اور انہیں مبارکباد دی کہ اب آپ کا کالم جو ہے وہ انارکلی کے اور لوہاری دروازے کے اور بھاٹی گیٹ کے تھڑے پر پہنچ چکا ہے، اور دکاندار اسے پڑھتے ہیں۔ اور وہ کیا کہتے ہیں یہ دکاندار آپ کو؟ کیا پسند کرتے تھے، بلکہ مجھے ایک پنواڑی نے میرے ایک کالم جو ہے اسے فریم کر کے لٹکا رکھا تھا اپنے یہاں، کیونکہ وہ اس پنواڑی کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ ذرا پہلوان تھا، اور پان وہ آپ کو پیش نہیں کرتا تھا بلکہ آپ کے منہ میں دیتا تھا۔ تو مجھے یہ اس کی ادا بہت اچھی لگی، تو میں نے اس کی ایک تصویر کھینچی اور جا کے ایک کالم لکھا۔ وہ اس کالم پر اتنا خوش ہوا کہ اس کالم کو اس نے فریم کرایا اور اپنی دکان پر ٹانگ دیا۔ 1960s میں ایک پاک ٹی ہاؤس ہوتا تھا جدھر سارے آپ کے جیسے لوگ، شاعر اور پوئٹس، وہ ملتے تھے اور بات چیت ہوتی تھی، اور ایک ادب کا ایک تہذیب ہوتی تھی۔ اب وہ نہیں رہا، سو اب آپ جیسے لوگ کہاں ملتے ہیں؟ ایک شعر ہے غالب کا کہ کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشیں، ایک تیر میرے سینے میں مارا کے ہائے ہائے۔ تو ہم نے کوئی 40-50 سال وہاں اطمینان سے گزارے پاک ٹی ہاؤس میں، اور ایک بہت بڑا ہجوم جو تھا اردو ادیبوں کا، لکھنے والوں کا لاہور میں، وہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ ہم نے بہت ٹٹولہ کے شہر میں ہم کہاں کس گوشے میں بیٹھ سکتے ہیں، ہمیں کوئی گوشہ راست نہیں آیا، بڑے ہوٹلوں میں بھی بیٹھ کر دیکھ لیا، چھوٹے ہوٹلوں میں بھی۔ تو پھر ہم نے نیرنگ گیلری ہے یہاں ایک، تو وہ آرٹ گیلری ہے، لیکن اس میں ایک چائے خانہ بھی ہے یا کافی شاپ ہے، وہ سمجھ لیجئے۔ تو اور ہمارے دوست ہیں وہ جو اس کے مالک ہیں، وہ خود بلکہ آرکیٹیکٹ ہیں، آرٹسٹ ہیں، نیّر علی دادا۔ نیّر علی دادا، تو ہماری ان سے بہت یاد اللہ ہے۔ تو انہوں نے کہا آئیے، ویلکم، ہمارا یہ گوشہ حاضر ہے، تو ہم وہاں اتوار کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ آج کل نارنگ گیلری میں یا گیدرنگز میں کوئی ینگ اردو فکشن رائٹرز آتے ہیں؟
हमें पता नहीं कि वो यंग राइटर जाते कहाँ हैं, वो कहाँ हैं। अब कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ तबादले ख्याल हो। आपकी राय में कोई अच्छे उर्दू फिक्शन राइटर्स हैं उनके? देखिए, फिक्शन के मुतालिक मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं शायरी के मुतालिक कह सकता हूँ कि उसमें बिल्कुल एक नया ट्रेंड आया है, नया। और वो ये कि उसने एक बहुत जो गर्म मौजू है इस मुल्क का, उस पर बहुत कुछ लिखा जा रहा है। इस्लामाइजेशन पे, डेमोक्रेसी पे? इस्लामाइजेशन नहीं, औरत के मसले पर इस्लाम है। देखिए, इस एक फिनोमेना ये हुआ है सन 47 के बाद कि हमारे फिक्शन में तो औरतें आई थी सन 47 से पहले, और बड़ी उनका कद क़ामत बड़े थे। इस्मत चगताई थी, हाजरा मसरूर थी, खदीजा मस्तूर थी, और फिर मुमताज़ शीरी, कुर्रतुल हैदर। लेकिन शायरा, ये मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई बड़ी शायरा नमूदार हुई हो। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि यकायक औरत दाखिल हुई हमारी शायरी में। पहले किशोर नाहिद हैं, फहमीदा रियाज हैं, और फातिमा हसन हैं। मुझे पहले भी किसी ने कहा है कि हमारी जो पोइट्री है वो बड़ी रफ्तार से इवॉल्व हो रही है, मगर हमारे नावल में नहीं हो रही। नावल में नहीं हुआ, नावल पीछे रह गया इस वक्त। क्यों? इसके भी कुछ असबाब हुआ करते हैं। जैसे मैं कह रहा था कि सन 47 से पहले हमारा फिक्शन बहुत आगे था, और शायरी भी मर्दों की हद तक तो थी। फैज साहब थे, नूर बिन राशिद थे, मीरा जी थे, अख्तरुल ईमान, और ये बड़ी, लेकिन औरत नहीं थी उनमें। लेकिन अब जो है, अब औरत भी है और वो हमसे आगे है। So, ये जो इस्लामाइजेशन पाकिस्तान में हो रहा है और बड़े ज़ोर से हो रहा है, ये हमारे अदब पे कोई असर हुआ? देखिए, इस्लामाइजेशन जो है वो कुछ उसका रंग दूसरा है। वो अदब को मुतासिर नहीं कर रहा, बल्कि उसे हम एक तशवीश के साथ देख रहे हैं कि क्या इस्लाम ये है। हम उसे, इस इस्लामाइजेशन को थोड़े से शक की नज़र से देखते हैं। So, आपकी क्या सोच है कि हमारी जो फ्यूचर है उर्दू फिक्शन में, वो आप कैसे देखते हैं कि उसकी फ्यूचर क्या है? देखिए, फ्यूचर के मुतालिक ये अदब का मामला ऐसा होता है कि इसमें पीरियड्स आते रहते हैं, ज़माने ऐसे आते हैं जिसमें कि ज़रा काम मंदा होता है, और कभी एक साथ इतना तेज़ हो जाता है कि तहरीकें चल पड़ती हैं। अब सन 47 से एक दहाई पहले, 1.5 दहाई पहले, उससे पहले खामोशी से अदब चल रहा था। हालांकि हमारे दरमियान में एक बड़ा शायर मौजूद था, अल्लामा इकबाल, लेकिन शायरी की रफ्तार भी सुस्त थी और अफसाने की रफ्तार भी सुस्त थी। 30s में ये हुआ कि यकायक कुछ ख्यालात जो है मगरिब की तरफ से आए, वहाँ कुछ तहरीकें चली, उनके असरात यहाँ आए, और यकायक यहाँ एक उबाल पैदा हुआ और नई तहरीक चल पड़ी। लेकिन इस वक्त जो है ना, सिवाय इसके जो मैंने अभी शायरी में जिक्र किया है, एक नया ग्रुप आया है, निस्वानी ग्रुप, और वो जोर शोर से लिख रहा है, लेकिन फिक्शन में कुछ खामोशी है सर। थैंक यू सो मच इंतज़ार साहब फॉर स्पीकिंग टू अस। थैंक यू। Behind us is the renovation of the famed Park Tea House, the literary cafe in which old Lahore's literary figures, writers, poets used to come and gather and talk. Let's see what the people of Lahore are buying. जी, किस किस्म की किताबें यहाँ बिकती हैं? हमारे पास जी तकरीबन तमाम किताबें हैं, उर्दू किताबें हैं, इंग्लिश के नावल हैं, बच्चों के स्टोरी बुक्स हैं, और इस्लामी किताबें हैं, इंग्लिश लिटरेचर है। औरतें आती हैं यहाँ बाहर? जी, अब बहुत आती हैं, औरतें आती हैं, बच्चों को लेकर आती हैं साथ, तो वो नावल वगैरह और अपने जो किताबें होती है खाने की बुक वगैरह थी वो लेती हैं, फैशन के मैगजीन। और किस किस्म की किताबें उस वक्त बिकती थी और अब क्या ये सालों में आप कुछ देख रहे हैं कि कुछ फ़र्क हो? हाँ जी, हाँ, फ़र्क पड़ा है इसमें।
पहले किताबें थी इंग्लिश लिटरेचर की, वो किताबें बिकती थी। आज तक उनका रुझान कम हो गया है। अच्छा, क्यों आपके ख्याल में क्यों कम बिकते हैं? जो कंप्यूटर दौर आ गया ना, इसकी वजह से सारा। किताब की तो अपनी ग्रेस है ना, हाँ। इसकी अपनी वैल्यू है, उसको आप रखते हैं शेल्फ के अंदर तो उसका एक अलग ही मजा है। हाँ। सीढ़ी एक 50 रुपए की है, वो 3 दफा में देखने के बाद घिसने खत्म हो गई। Books that are being sold here are philosophy, a little bit on religion. A lot of children's books are also being sold. Women do come and buy books here. As you can see, elderly gentlemen are also buying books. There are a lot of religious books which seem to be popular. There are a few literary books over here, but they don't seem to be the most popular. Salam, we're with Haris Khaliq today. Haris is a poet and a writer in our South Asian tradition and in Pakistan. Can you classify the forms of perhaps the kind of storytelling that we are familiar with? Dastan Goi has a big tradition in all our languages, from Arabic, Farsi, Urdu and other languages spoken in South Asia. Dastan Goi is different. Dastan Goi is not a modern novel. Modern novel is a different genre. And then we have short stories. Urdu has a very rich body of short stories that were written. We started writing short stories in the 1920s, 30s, 40s, 50s, 60s, and now it's a very well developed genre, which is different, of course, from novels. So what would you say is the state of affairs of our contemporary short or long storytelling tradition? Well, as far as the short story telling tradition is concerned, or short story writing tradition is concerned, I mean, there are very good short story writers who are writing both in India and in Pakistan, and a lot is coming out. And Urdu is also supported by other languages. Can we see the reflection of Pakistani reality in Urdu contemporary fiction? I think we can, but not in novels. That's why I was differentiating from the outset. Novels, I think we need more good novels, more long fiction writing. Short stories, yes. Can you name a few, and why is that the case? Well, the case, why is that the case? I think I said that, modern novel hasn't really taken roots in Urdu literature as much as, for instance, modern poetry has taken roots. Urdu is the lingua franca of Pakistan. The majority of Pakistanis communicate in Urdu outside of their mother tongue. And yet the tradition of Urdu fiction writing seems to be floundering to some extent. I think you're right, but you're right only about the large cities and the affluent urban middle classes and elite. So since they have lost interest somehow in the language per se, you see this happening. But this is not true for secondary towns, this is not true for rural Pakistan. People write and they get together, they share their stories, they get published, in small numbers and not to the level or to the extent one would want them to see. Let's look at the politics of language. Urdu at one level has been adopted, accepted to some extent as the national lingua franca. English, and yet it is associated as the language of the elite, the language of the outsider. Why do you think that is the case? You have to understand that Urdu has played, the politics of Urdu, I would say, not the language, because Ghalib and Iqbal and Mir are, you can't really criticize a language because language is an abstract sort of thing. I mean, you can't touch it. And people choose like to adopt. Now, as a Pathan or a Balochi or a Saraiki speaking person, if I have two alien languages to choose from, which is either Urdu or English, both are elite. Both will have some form of access to power. I choose one. It's a very good question. Urdu is not seen as an elite language anymore. I think there are multiple factors, and we should try to become a purely and a genuinely rather a multilingual society. There are very few nations in the world, or very few peoples in the world who just speak one language.
if the English fiction writers are from a very privileged and I would assume urban background, why is it the depth or the quality of fiction that they are producing is not of the depth and the quality of perhaps middle-class writer who happens to write in Urdu? Well, I think there are two types of English writers in Pakistan, and it holds true for both poets and fiction writers. There are two streams. One stream is rooted in Pakistan. So your vantage point is here, and what you are writing in Lahore or Karachi or Khuzdar or in Peshawar or Multan, wherever, you are actually rooted, and you would see the difference. And then you have a type of Pakistani English writers who just know English. They do not know Urdu fiction, Urdu poetry, the whole tradition, or how this country operates actually. Some say that Urdu writing has stuck in time, that it has remained parochial. I don't agree with this observation that Urdu is stuck in time. This observation is made by people who are unfamiliar with what is being written. Do we have progressive or feminist or very reflective of the edginess of Pakistani? If you come to fiction, Zahida Hina is writing. I mean, she's here, and so many other women are writing, and Fahmida Riaz and Kishwar Naheed are alive and writing, and so I don't think so. I mean, turn of the century, well, yes, I mean, people who have established themselves over the years, you know them, and they are prominent, and so you know their work. Has the Islamization of the state of Pakistan, has it affected the tradition of writing and the thought processes, certainly in Urdu? Well, yes, it has. And how has it? It has affected, but you would still find people writing resistance poetry and people writing resistance fiction. Well, I think, we lost a very good friend just recently. He was very young, a Sindhi poet, Hassan Das. I mean, he was, I don't know whether he was Jalib or not. Perhaps in terms of his aesthetics, he was better than Jalib. We do not see any such progressive political movement in Pakistan, and that is where you would still find resistance poetry. I have named a number of women who have been writing creating resistance literature and resistance poetry, which is of good quality also. But yes, Islamization has an effect. You see, Urdu has suffered more by I would call it radicalization. By radicalization and conservatism than English, because English most people don't understand, so you could still get away with writing something really provocative in English, but in Urdu it becomes a problem. Thank you, Haris. Thank you, Nina. Having spoken to writers of both English and Urdu fiction writing, and publishers and editors, what have we learnt? First, both English and Urdu writing in Pakistan is alive and kicking. I started off wondering, given the education crises in this country, is it affecting fiction writing and writing in general in Pakistan? It doesn't seem so from the people that we have spoken to. But is language politics dividing Pakistan? What are the Urdu writers and what are the English writers looking at? It seems that they are both very much rooted in the Pakistani tradition. In the 65 years of the short history of Pakistan, language has integrated the various faces, ideas, experiences of Pakistan. Baloch, Sindhi, Pakhtun, Saraiki, and the experience of partition, both the 1971 partition and the 1947 partition, are very much reflected in our writing and in our culture. Perhaps the English fiction writing is a little nascent in its maturity, but it takes time to produce brilliant writing. We look forward to more literature, more fiction from Pakistan, and I look forward to exploring this very important aspect of Pakistani culture. Thank you for joining me at Nilofar's Corner, and I look forward to seeing you soon.